के लिए प्लेट ढूंढती फिर रही हूँ। हमको दवाई देना है ना। क्या हुआ? खाने प्लेट चाहिए। खाना भी नहीं मिल रहा है। मेरे पापा को प्लीज। हम इस वक्त हल्द्वानी के बनभूलपुरा के इंदिरा नगर इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर जो घटना हुई थी एक हफ्ते पहले गुरुवार को, जो आपको मेरे पीछे मदरसा नज़र आ रहा है उसी के पास में मस्जिद है और मदरसा और मस्जिद को जब गिरा दिया गया तो यहाँ पर जो है प्रशासन के बीच और जो लोगों का कहना है कि प्रशासन और यहाँ के लोग हैं उनके बीच काफ़ी बड़ा एक झगड़ा हो गया, जिसमें लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ऑटो है किसी का वो पूरा पलटा हुआ पड़ा है, पीछे गाड़ी के कांच फूट गए हैं। तमाम जो लोग हैं उनके घरों से लोगों को पुलिस उठा के ले गई है। हम ये जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पर अभी कर्फ्यू का इलाका है और यहाँ पर लोगों से बात करना भी नहीं मिल रहा है, काफ़ी मुश्किल हो रही है। जो आधे से ज़्यादा लोग थे वो अपने घरों पे ताला लगाकर जा चुके हैं, लेकिन जो लोग हैं जिन्होंने उस दिन के हालात देखे थे और जिनके घर के लोगों को पुलिस प्रशासन के लोग ले गए हैं, तमाम लोगों से हम बात करेंगे। और यहाँ पर उस दिन जो गुरुवार का दिन था 8 तारीख को आखिर क्या हुआ वो तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में फ़िलहाल कर्फ्यू है। लोगों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। 8 तारीख को मस्जिद और मदरसा, जिसको प्रशासन अतिक्रमण बता रहा है, वो गिराने से इलाके में हिंसा भड़की थी। 1 मिनट। जल्दी खोल। ये ऑटो भी तोड़ दिया है ना? हाँ जी, यहाँ से डंडे चलाएं, ये देखो यहाँ से डंडे चलाएं, किवाड़ा एकदम खुल गया। जितनी लगी कुर्सी तो गिरा दी। ये किवाड़ा कुंडा बड़ा मुश्किल में लग गया सभी। लैट्रिन का किवाड़ा खोल तोड़ दिया, डंडे मार के यहीं से लौटने को ले गए मेरे निकाल के। 4 दिन हो गए भैया जी, गेट पूरा तोड़ दिया। हाँ, डंडे से मार के पूरा तोड़ दिया इसको। ये घर में टीवी तोड़ दी, ये पंखे पे जो मारा डंडा, ये गैस पे डंडा मारा, ये पतीलियों पे डंडा सर मारा, ये मारा इस पे भगोने पे डंडा, ये टीवी फोड़ दी, होम थिएटर तोड़ दिया, सब नुकसान कर दिया। ऊपर से लड़के को मैंने ले गए। और ये मेरा देवर पागल, इसके डंडा मार के गए, अंधा आंखों से बेचारा इसके डंडा हाथ में मार गए इसको। ये तो पागल, इसको भी ले जा रहे। हमने जो पागल है, दिमाग का हल्का है, आंखों से अंधा है, इसके तक डंडा मार गए सर। कहाँ पे? ये हाथ पे मार गए, यहाँ पर, ये हाथ पे, यहाँ पे मार गए। दर्द है इसके हाथ में, ये देखो फूला हुआ हाथ है। क्या नाम है इनका? ये राजू है, राजू है नाम इसका। अंधा आंखों से इसको भी खींच के ले जा रहे सर, डंडे से भी मारा। ये हाथ पे डंडा लगा। लौंडियाँ डर गई, हफ्ते बाजार की तरफ मामू घर सोने गई है, सो नहीं रही। जवान लौंडियाँ, उन पर डंडा मारा लड़कियों पे। ये छोटी लड़की है, ये है घर में रुकी हुई, और कोई नहीं है घर में। चूल्हा जला रहे हैं, गैस भी नहीं है, गैस पे भी डंडा मारा। तो क्या बता, मैं लौंडे का नाम शाहरुख है, एक बच्चे का बाप है। 4 फरवरी को मस्जिद को सील किए गए, तोड़ने के लिए आए थे, तो लोगों ने कहा भाई, ये बड़े लोगों ने बात की इन अधिकारियों से, नगर आयुक्त से, कि हमें कुछ समय दे दिया जाए, उसके बाद आराम से इसको अतिक्रमण कर लेना, पब्लिक का गुस्सा शांत हो जाएगा। तो ये सील करके चले गए। फिर 8 तारीख को ये मलिक भाई वगैरह कोर्ट गए और कोर्ट ने 14 तारीख दी थी कि 14 तारीख को हम इस केस को सुनेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट 12 तारीख के लिए तक बंद था। वहाँ से ऑर्डर भी नहीं आए थे, तब तक ये लोग तोड़ने के लिए आ गए। मैं उस दिन बाहर था, रात को 2 बजे, जब बेटे ने दिन में बताया कि इस तरह से हो गया, जब यहाँ पर आया तो फिर ये पता चला कि ये काफ़ी लोगों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को साथ लेकर आए थे
और सिर्फ मुसलमान को बदनाम करने के लिए इन्होंने पत्थरबाजी की थी। और तभी इन्होंने आकर के लोगों के साथ आके मस्जिद और मदरसे को शहीद कर दिया गया था। उसी टाइम पे कुछ बाहरी लोगों ने पत्थरबाजी की, जिससे यहाँ के मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। उत्तराखंड पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें 5000 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया है। पुलिस ने द वायर को बताया कि अभी तक मामले में 42 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक हैं। हमने अब्दुल मलिक के लॉयर से बात की। ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जो हमारे पास आई है, ये प्रॉपर्टी 7 जनवरी 1937 में एक लीज डीड हुई थी। ये लीज मिली थी मोहम्मद यामीन को, पुत्र नज्जा। 10 साल की लीज थी, एग्रीकल्चर पर्पज की लीज थी। ये लीज के बाद फिर प्रॉपर्टी जो आई, हमारे जो प्रेजेंट पिटिशनर हैं उनके बाद ये प्रॉपर्टी हमारे जो प्रेजेंट पिटिशनर हैं उनके फादर को आई है। बीच में फादर के पास प्रॉपर्टी आई, और इस बीच जो इसमें ये यहाँ पर जो कहना है हल्द्वानी में जो है, ये एक बात कि ये नजूल लैंड है सारी। इनका कहना है ये नजूल लैंड है, नजूल लैंड की प्रॉपर्टी में हम चले जाएंगे। लेकिन जब एक पीआईएल रेलवे वाला जो मैटर चला था यहाँ पर, वो जजमेंट इसमें हुआ था, तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने ये होल्ड कर दिया कि हल्द्वानी में कोई जमीन नजूल नहीं है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट कहती है यहाँ नजूल है। वो ऑर्डर भी हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है यहाँ पर इसमें एनेक्सर कर रखा है, जिसमें डिटेल ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने कहा है उन्होंने किस तरह से यहाँ की जो हिस्ट्री है कि 1816 में ये जो एरिया है, तराई भावर क्षेत्र है, ये अंग्रेजों द्वारा नेपाल से खरीदा गया था। नेपाल से खरीद करने के बाद जो यहाँ के लोगों को बसाया गया 1834 में, या हल्द्वानी बसाया गया है, उसमें जो जिन लोगों को बसाया गया है उसमें एक हिमालय गजेटियन करके एक पेपर आता था, उसमें कहा गया है कि इनको प्रॉपर्टी राइट दिए गए हैं। जब प्रॉपर्टी राइट दे दिया है इसमें प्रॉपर्टी में, और इधर से, और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का कहना है, नगर निगम का कहना है कि 1907 का एक जियो है, उस जियो के अकॉर्डिंग ये सारी जमीन जो है नजूल है, जबकि ऐसा नहीं है। उस जियो में सिर्फ एज ए मैनेज लिखा है नजूल जमीन के लिए। जो नजूल मैनुअल है यहाँ पर, उसके फर्स्ट पैरे में ये लिखा हुआ है कि तराई और भावर में कोई नजूल नहीं है। ये तो उस ऑर्डर के जो रेलवे वाले केसेस में था, उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था, जो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वो लंबित है मामला अभी। इसके बाद अब ये जो जिस प्रेजेंट केस की बात हम करते हैं, इस केस में जो हमारे पिटिशनर हैं, ये पिटिशनर, इनके फादर को ये जमीन हिबा में मिली। हिबा के मिलने के बाद यहाँ पर जो 2006 में ये इसके लिए इनके द्वारा एक फ्री होल्ड करने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रशासन को दिया गया। प्रशासन को कहना था कि आप इसको फ्री होल्ड पॉलिसी यहाँ चल रही थी, उस पॉलिसी फिर ये प्रशासन ने इनका कोई निस्तारण नहीं करा। उसको लेकर ये हाई कोर्ट आ गए। हाई कोर्ट ने 2007 में ये कहा कि आप इनके प्रस्ताव प्रार्थना पत्र को अकॉर्डिंग टू लॉ डिसाइड करें। 2007 से 2020 तक ये ऐसा इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, एज इट रहा। 2020 में जब कुछ वहां निर्माण किया जा रहा था, उसके बाद प्रशासन ने उसको ध्वस्त कर दिया, नया कंस्ट्रक्शन था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप कंस्ट्रक्शन था, प्रशासन ने इसमें जो खाली जमीन थी 2 एकड़ जमीन, उसको 27 तारीख में अपने कब्जे में ले लिया विदाउट किसी नोटिस के। अब जो यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ था, इसमें मदरसा और नमाज पढ़ने की जो जगह थी, इस पे एक नोटिस चस्पा किया गया 30 तारीख को, 30/1/24 को। वो नोटिस इस पिटिशन में चैलेंज है। हमारा ये कहना है, ये जो नोटिस आपको द्वारा दिया गया है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। आप जो है यहाँ पर अगर कोई कार्रवाई, किसी बिल्डिंग, जो पुरानी बिल्डिंग है, अगर उसको ध्वस्त करना है, तो आपको जो यहाँ अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 है, जो यूपी के टाइम का है, उस एक्ट के सेक्शन 27 के तहत डिमोलिशन का ऑर्डर आपको करना था। वो इसमें नहीं किया गया है।
सेकंड चीज, जो गवर्नमेंट की 2021 की नजूल पॉलिसी है, उस नजूल पॉलिसी में भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति फ्री होल्ड नहीं होती है तो प्रोसेस अपनाया जाएगा। नजूल, अगर गवर्नमेंट की बात हम मान भी लें कि नजूल पॉलिसी है और उसके तहत अगर ये आपको फ्री होल्ड नहीं किया जाता है, तो आप इसमें जो है पीपी एक्ट, यूपी का है पीपी एक्ट है, पब्लिक प्रीमाइसेस इवेक्शन एंड अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट 1972 किसके सेक्शन 4 के तहत आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। इन्होंने ये कोई कार्रवाई नहीं करी है, सीधा इनका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कर दिया, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कोई किसी भी न्यायालय का कहीं से कोई डिमोलिश करने का कोई आदेश नहीं है। ये नोटिस हमारे पास आया 3 तारीख को, प्रशासन ने जो है प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया, सील कर दी प्रॉपर्टी। उसके बाद 6 तारीख में हमारे द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई, 7 तारीख लिस्ट हुई, 7 के बाद उसमें 8 तारीख पड़ी, 8 के बाद वो 14 तारीख हो गई। 14 तारीख बढ़ गई, उसमें माननीय न्यायालय ने कुछ नहीं कहा, कोई ऑर्डर नहीं था, सिंपल सी एक डेट दे दी और 14 को मुकदमा लिस्ट हो गया। इस बीच ये समझ में नहीं आया किस तरह से क्या कार्रवाई प्रशासन ने किस तरह से करी है। हमारा तो ये कहना है कि नोटिस जो है वो इलीगल है, आप फोर्सफुली पोजीशन नहीं ले सकते थे, आप लॉ को प्रोसेस करना था। द वायर ने 3 बड़े अस्पतालों का भी दौरा किया, जहां से हमें पता चला कि हिंसा में 38 लोग घायल होने की वजह से अस्पतालों में इलाज के लिए गए थे। 5 की हिंसा में मौत भी हुई और कुछ अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। पुलिस का कहना है कि किसी भी बेगुनाह पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। एक सीसीटीवी फुटेज हमें आबिद के घर से भी मिली। आबिद वो शख्स हैं जिन्होंने एक महिला पुलिसकर्मी की जान बचाई, लेकिन उन्हें भी पुलिस जबरन उठाने के लिए आई। आबिद फिलहाल इतने डर गए हैं कि उन्होंने अपने घर के बाहर लिखा है कि ये वो घर है जिन्होंने महिला पुलिसकर्मी की जान बचाई। हिस्सा वाले दिन 5 बजे के करीब माहौल वहाँ इतना बिगड़ गया। मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर, अमायरा को लेकर ट्यूशन गया था। ट्यूशन से वापसी लेके आ रहा था, मैंने देखा मैंने एक कांस्टेबल को नीचे लिटा रखा है और बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। कौन मार रहा था? ये नहीं पता वो कौन लड़के हैं, कहाँ के थे, ये मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैंने उनको बड़ी मुश्किल से वहाँ से खींच के अपने घर में लेके 7 घंटे तक यहीं उनकी बिठाल के रखा, छुपा के रखा ऊपर। फिर मैंने काफ़ी जगह कोतवाल साहब को, जितने मेरे कांटेक्ट में पुलिस वाले हैं, सभी को मैंने प्रशासन को फ़ोन करके सूचना दी कि सर ऐसे ऐसे आपका एक कांस्टेबल लक्ष्मी नाम की मेरे घर पर है और वो सेफ़ है। और यहाँ के जितने गली वाले थे उन्होंने भी मेरा बहुत सहयोग करा, क्योंकि पब्लिक मेरे घर में भी आग लगा रही थी कि आपने इन लोगों को पनाह क्यों दी। तो फिलहाल लक्ष्मी सेफ़ है और फिलहाल अभी प्रशासन से मुझे भी सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में आए थे लोग, जब हमने बताया कि हम वो लोग हैं जिन्होंने आपकी जान बचाई है तो वो थैंक यू बोल के गए हैं बस। और मैं अनुरोध करता हूँ प्रशासन से कि यहाँ पर अच्छे से पैदा करें, ऐसा करके वो नहीं करें। यहाँ अच्छे लोग भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ अच्छे लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं। और जो ये माहौल ख़राब करा ये सब बाहर के लोग हैं। बनभूलपुरा इलाके में कई लोग बिना बिजली के रात के अंधेरे में जी रहे हैं। कई लोगों को दवाई तो कई लोगों को खाने के लिए भी परेशानी है। कर्फ्यू में बंद इन लोगों की मदद के लिए हल्द्वानी के कई सामाजिक कार्यकर्ता एसडीएम ऑफिस में इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए हम चाहते थे कि हम के बनभूलपुरा के अंदर जाएं, लोगों की समस्याओं को सुने और उनको जिस भी तरीके की सहायता की ज़रूरत हो, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो आर्थिक हो, या फिर चाहे वो उनकी और तमाम चीज़ें जो उनको मुहैया नहीं हो पा रही हैं, उसके लिए हम चाहते थे। लेकिन उसके लिए हमने ज्ञापन दिया, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी हमको अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल पाई।
और हम लोग फिर से कोशिश करेंगे कि हम अब आज जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात नहीं हो सकी तो कल हम कोशिश करेंगे कि जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर महोदय दोनों से मिलकर के हम अंदर जाने की परमिशन लें। शूट एट साइट के ऑर्डर के बाद 5 लोगों की मौत का हुई। जो घटनाक्रम है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस ने सीधे आंदोलनकारियों पर फायरिंग की है, जबकि हम लोग आंदोलन में रहे हैं। जब भी जनता की तरफ से यदि कोई प्रदर्शन होता है तो पुलिस पहले आंसू गैस के गोले छोड़ती है, पानी की बौछारें करती है और रबड़ की गोलियां मारती है और उसके बाद जब चीज़ें नहीं निपटती हैं तब फायरिंग होती है। लेकिन इस मामले में जितनी जानकारी हमको मिल रही है कि सीधे पुलिस द्वारा जो है लोगों पर फायरिंग की गई है, जो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। उसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कानून के उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो ये गोली चलाने का जो मामला है ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले में इस्तेमाल होना चाहिए और मानवाधिकार की और लोगों के जीवन की गरिमा का जो है पालन किया जाना चाहिए। और इस पूरे मामले में इसको होता हुआ हम लोग नहीं देख रहे हैं और ये उत्तराखंड के लिए, इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बच्चे को जेल भेज दिया, मेरे बड़े बेटों को, छोटे बेटों को अभी तक छोड़ा नहीं है। वो मोबिन नाबालिग है, 17 साल का। 4 दिन हो गए। इलाके में लोगों के गायब होने की संख्या बढ़ती जा रही है। ये जो ऊपर से मुझे प्रियाला घुसे घर में, मैं चपक गया था। ऊपर जो दूसरे कमरे में एक कमरा, एक द्वार तोड़ा ऊपर का, उसमें हम नहीं मिले। दूसरे का द्वार तोड़े, जो द्वार पे मार के बाहर नोच के नीचे मारते हुए नाले का आए तो खून निकाल लिया। जब भी लेके जा रहे थे, हमारी माता ने रोका है तो हम बचे हैं। तब फिर जब यहाँ से ले गए फिर क्या करा आपके साथ? ये अस्पताल में लगा रहे कृष्णा में, वहाँ पर ज़्यादा हुई है, बहुत चली है, पट्टी करी वहाँ पे, चल सुकून मिला वहाँ पे, जाके आराम हुआ वहाँ पे। नहीं, थाने में भी मारा आपको? नहीं थाने नहीं गन में मारा। नहीं मारा जी नहीं, वो बहुत बुरा मारा, इतना मारा है चला इतना नहीं जा रहा था मुझसे। ठीक। खून इतना निकल गया था, पूरा कपड़े तक डर हो गए थे, बेहोश हो गया था पूरा, मैं होश नहीं आ रहा था मुझे। वो नमाज पढ़ के लेटे ही थे जी, घर में थे हम सब लोग, नमाज पढ़ के वे लेटे थे, खाना खाने बैठे थे, उनका हाथ सन्ना थे, खाना भी नहीं खाने दिया उन लोगों ने। और वो लेगा खींच के मार के मुझे ही मारा उन्होंने, यहाँ बहुत मारे मेरे भी डंडे, और हमारे शटर वो करके खून लोग तोड़ के उसका तब लेके गए। हमारी गाड़ी वाड़ी भी तोड़ दी उन लोगों ने, काउंटर भी तोड़ा। और मैं बहुत कह रही ये बेकसूर है, क्या तुम देख लेना कैमरे में, इन्होंने कुछ नहीं किया, बेकसूर है ये, तब भी उनको मारा ही, बेहोश कर दिया उनको। मेरे इतना मारे हमारे घर पे गैस भी खत्म है, हम भूखे प्यासे ऐसे पड़े हैं। पता भी नहीं दिया अभी उन लोगों ने कहा है वो कहा नहीं। थोड़ी कोई हमारी मदद करता, आवाज आए, वो बेकसूर है बेचारा ने, कुछ वो नहीं करा उन्होंने। उनको कोई छुड़वा दो। तो जब वो मस्जिद को गिरा रहे थे तब आपके हस्बैंड कहाँ थे? जब मस्जिद को गिराना आए थे वो, क्योंकि मैं वो तो सो रहे थे। हाँ, या जब वो ऐसी वो होया कि हाँ वहाँ इतनी भीड़ हो रही, वो ऐसे गए थे, पर वो पुलिस वालों के पास ही खड़े थे। वो तो उसमें कैमरे में खड़े हुए दिख जाएंगे, लेडीज पुलिस भी वहाँ पे थी।
और उनकी बात सुनाए थे उनकी पुलिस वालों की, वो आराम से अरे ऐसे दिखेंगे वो, उनको देख लेना। और फिर पता ना कहीं से ऊपर से सामने से कहीं से पत्थर आए उनके, जहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े थे, इसके पापा भी खड़े थे। अब वो फिर वहां से निकल कर आ गए जी, पर उन्होंने कुछ भी नहीं करा, वो बेकसूर हैं बिल्कुल। वो उनकी बात सुन रहे थे, वो समझा रहे थे जैसे पुलिस वाले मतलब वो कर रहे थे जी, उनकी कुछ गलती नहीं है। पता ना ये किसने करा और कोई भर रहा है। मेरे भाई की गाड़ी भी तोड़ दी और काउंटर का शीशा भी तोड़ दिया, नुकसान करके गया, गाड़ी भी तोड़ के गया और इसके काउंटर भी तोड़ के गया है, सब चीज ऐसे ही करके गया है। 4 बच्चे मेरे, एक अच्छा है। मेरे पापा को छुड़वा दो। उन्होंने डंडी मारे हैं 4 हल्द्वानी के विधायक भी प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल करते हैं। अब इन्हें तोड़ने का मन बना ही लिया था, तो मैं फिर से यही कहूंगा कि इन्हें कर्फ्यू पहले ही लगा देना चाहिए था, इन्हें धारा 144 लगानी चाहिए थी। ये सब इन्होंने करा नहीं, और फिर जो हुआ उसके बाद उपद्रव के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं हिंसा के पूरी तरीके से खिलाफ हूँ, चाहे किसी भी हद तक कोई चीज़ हो, लेकिन हिंसा उसका जवाब नहीं है। हिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं। और जो भी उसके बाद हुआ, खैर पथराव हुआ, बड़ी मुश्किल से पुलिस और नगर निगम के लोग और वो जो महिला पुलिस कर्मी थे अपनी जान बचा के वहां से निकले। अच्छा, कई लोग तो हमलावर थे जो पत्थरबाज थे, लेकिन वहां के कई स्थानीय लोगों ने पुलिस को और इन लोगों को शरण भी दी और इन लोगों को बचा के बाहर जी हाँ, मेरे पास सीसीटीवी विजुअल्स भी हैं। जी। तो कई ऐसे लोग हैं, नहीं मेरे को ही फोन आया है, कुछ 25-30 से पुलिस वाले थे, कहीं वहीं बगीचे में किसी घर में छुपे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि साहब हम बहुत डरे हुए हैं, ये वो आप, तो मैंने कहा आप जिसके घर में, मेरी बात करा दीजिए। तो जब बात कराई तो उसने कहा, मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा देखिए अभी मदद आने में थोड़ा समय लग सकता है, तो आप जरा इनको यहीं पे ऐसे ही बंद रखिएगा। मैंने कहा आप निश्चिंत रहिए भैया, और इनको कुछ नहीं होने देंगे। सर, आप इलाके के विधायक हैं, पुलिस ने आपको फोन करा जब वो वहां पर मुसीबत? नहीं मेरे, तो क्या आपको इसके पहले जानकारी नहीं दी? नहीं, कोई किसी को नहीं दी। कल एक पीस कमेटी बनाई गई जिसमें इन्होंने अक्यूज करा कि हमने वही फोन करा था इनको, जो इनके धर्मगुरु हैं, उन्होंने साफ बोला कि हमारे फोन ले लीजिए, कॉल रिकॉर्ड दिखा दीजिए, आपने हमें फोन कराएंगे। तो अगर ये लोगों को फेवर में थोड़ा ले लेते, ऐसा ना अप्रिय घटना अवॉइड भी तो करी जा सकती है। गलती नहीं थी मेरे बस उनकी, बेकसूर था। द वायर ने बनभूलपुरा इलाके के कई परिवारों से बात की। परिवारों का यही मानना है कि उनके घर के लोग बेगुनाह हैं। कई महिलाएं ये भी आरोप लगाती हैं कि उन्हें पुरुष पुलिस कर्मियों ने पीटा। लोग कहते हैं कि हमें ना ही वकील करने की समझ है और ना पैसा, क्योंकि जिन्हें समझ थी अब वो पुलिस के हिरासत में हैं। मदरसा और मस्जिद अगर अवैध थे तो सरकार ने कोर्ट में दी गई तारीख का इंतजार क्यों नहीं किया? इलाके के लोगों का एक आरोप ये भी है कि पुलिस ने उनके नाबालिग बच्चों को भी उठा लिया। उन परिवारों की सुनवाई कौन करेगा? हालांकि प्रशासन का कहना है कि किसी भी बेगुनाह पर कार्रवाई नहीं की जा रही। द वायर के लिए हल्द्वानी से याकूत अली की रिपोर्ट। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।